इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मेडिसिन या प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? डायग्नोसिस चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए? मतलब बीमारी की जड़ तक जाना जरूरी है या इलाज जरूरी है? तो मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। आप हेल्थ केयर वर्कर हैं और पल्मोनरी मेडिसिन सीखना चाहते हैं। आप पेशेंट हैं, बीमारी को समझना चाहते हैं, या आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, अपने आप को फेफड़ों की बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म, ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास डायग्नोसिस के साथ आए कि पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद फेफड़े में थोड़ी कमजोरी आ गई है और 20 साल से मरीज को लगातार इलाज चला। साल में 3 से 4 बार मरीज को भर्ती होने की जरूरत पड़ रही थी। फिर मरीज हमारे पास आए तो वही डिस्कशन हम आज करेंगे कि किस तरीके से डायग्नोसिस हमें करना है। और कई बार हमें बिना टेस्ट के बहुत सारे बीमारियां ऐसी होती हैं जहां हमें कुछ बड़े लेवल के टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि हम बीमारी की जड़ तक जा सकें। तो देखिए, हमारे पास एक 55 ईयर ओल्ड 55 साल की माता जी आई। उनको मेन कंप्लेन थी खांसी, सूखी खांसी, सीटी जैसी आवाज और बैठे बैठे भी सांस फूल रहा था। ये बहुत अलार्मिंग था कि बैठे बैठे भी सांस फूलना पेशेंट को, ग्रेड 4 ब्रेथलेसनेस। तो ये माता जी की कंप्लेन थी। उनका ये कहना था कि मुझे सांस तो रहता ही है। तो अगर ये हिस्ट्री देखें तो ये लग रहा था कि हो सकता है कि सीओपीडी हो। तो डिफरेंशियल क्या क्या बन सकते हैं? तो हो सकता है कि सीओपीडी हो सकता है कि पोस्ट इन्फेक्टिव ओएडी हो, या फिर पहले कभी पेशेंट को टीबी रहा हो तो पोस्ट टीबी लंग डिजीज हो सकता है कि पहले अस्थमा हुआ हो और फिर ये अस्थमा से सीओपीडी की तरफ चला गया हो। तो अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप भी हो सकता था। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे सामने आई। तो पेशेंट ये एक्सरे और ये सिटी स्कैन के हमारे पास आए थे। तो अब हम एक्सरे को अगर देखें तो आप देख सकते हैं इसमें हाइपर इन्फ्लेशन दिख रहा है, हमें कुछ फाइब्रोटिक बैंड्स दिख रहे हैं, थोड़ा अपाइकल थिकनिंग भी यहाँ पे हो रखी है। तो ये सिटी स्कैन था पेशेंट का, जिसमें फाइब्रोटिक बैंड्स ही प्रेजेंट थे राइट मिडिल लोब में, अपर लोब में, लेफ्ट अपर लोब में। आप डायफ्राम अगर एक्सरे पे देखेंगे, कोविंग ऑफ डायफ्राम प्रेजेंट है, टेंटिंग ऑफ डायफ्राम प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं एक्सरे देख के क्लियर है कि यार ये पेशेंट को सीओपीडी हो सकती है। बट कोई चूल्हे पे खाना नहीं बनाया, घर में कोई बीड़ी सिगरेट नहीं लेता, गांव के पेशेंट है तो पॉल्यूशन होने का खतरा कम है। तो रिस्क फैक्टर समझ नहीं आया कि ऐसा क्या है कि ये पेशेंट को बीमारी है। 20 साल से मरीज परेशान है, कई बार एंटीबायोटिक खा चुके हैं, कई बार स्टेरॉइड ले चुके हैं, बट आराम नहीं लग रहा। तब हमने पेशेंट के कुछ टेस्ट कराए। तो ये हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे। तो ये केस मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कई बार कितनी सारी जांचों की हमें जरूरत पड़ जाती है ताकि हम बीमारी की जड़ तक जा सके। तो ये देखिए, फिर पेशेंट का पीएफटी हुआ। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जब हमने मरीज का कराया तो इस पे बहुत अलार्मिंग चीज आई। पहला जो रेशो थी FeV1 बाय FVC, रेशो वॉज 47। तो 47 रेशो आना मतलब सीधा है कि हम सीओपीडी बोलेंगे, फुल चांसेस हैं कि पेशेंट को सीओपीडी है। अब हम FeV1 देखें, इस पीएफटी में FeV1 वॉज 17%। कैन यू इमेजिन, FeV1 सिर्फ 17%, मतलब इनकी सांस की नली सिर्फ 17% खुली हुई थी। और आप ग्राफ को देख सकते हैं, ये ग्राफ था पेशेंट का, सिर्फ इतना सा। तो ग्राफ भी बड़ा क्लासिकल ऑब्स्ट्रक्टिव ग्राफ था, बट इसमें कहीं हमें इस तरह का ग्राफ नहीं दिख रहा था कि ऐसे हो। एक सीवियर एम्फाइजमा में जो ग्राफ दिखता है वो नहीं था। तो ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट को था, कोई रिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट नहीं थी। तो ये पेशेंट का जब पीएफटी देखा तो पीएफटी काफी अलार्मिंग सिचुएशन थी। फिर हमने पेशेंट का एमवीवी कराया, जस्ट चेक करने के लिए कि आपके लंग्स कितने हेल्दी हैं।
अब आप एमवीवी देखिए, एमवीवी इनका सिर्फ 13.5% आया है, जो नॉर्मली कितना होना चाहिए, 89 होना चाहिए। ये नॉर्मल है और इनका कितना आ रहा है, 13.5। 50 तो चाहिए ही, 50 के अगर नीचे है तो ऑपरेशन संभव ही नहीं है। तो ये पेशेंट का एमवीवी, जिससे हम लंग्स देखते हैं कि कितने हेल्दी हैं कितने नहीं हैं। अब क्योंकि सांस की नली 17% खुली बंद आई थी उसमें, उसको और कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट का आरओसीसी और जीओसीसी कराया। पेशेंट का जब ही हमने आरओसीसी जीओसीसी कराया तो नॉर्मल वैल्यू जो इनकी 0.40 होनी चाहिए थी, ये इनकी आई 2.24। तो सीवियर एयरवे रेजिस्टेंस आया, सीवियर एयरवे रेजिस्टेंस इस रिपोर्ट पे। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये एयरवे डिजीज है। अब या तो ये अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप है या सीओपीडी है। ओके, फीवर था नहीं पेशेंट को, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सारी रिपोर्ट्स एक एक्सासर्बेशन की है। कंफर्म करने के लिए पेशेंट को अस्थमा है या नहीं है, इयोसिनोफिलिक अस्थमा है कि नहीं है, तो हमने पेशेंट का फेनो कराया। सो फेनो वाज 22। तो लेस देन 25 हम गुड कंट्रोल मानते हैं, तो 22 था, पॉजिटिव था बट ठीक है, मतलब फेनो इतना हाई नहीं था। अब इस रिपोर्ट्स के आधार पे अगर हम देखें तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि पेशेंट को सीओपीडी हो सकती है। तो इस स्टेज पे आके हमारा जो डायग्नोसिस बना, तो पहली बार जब हमने पेशेंट को दवाई दी और दवाई देने पे हमारे दो डिफरेंशियल निकल के आए। पहला सीओपीडी हो सकता है क्योंकि 47 रेशो आ रही थी, दूसरा अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप या पोस्ट इन्फेक्टिव ओएडी। तो ये तीन हमारे डिफरेंशियल पहले बन के आए। तो पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट दिया। फर्स्ट टाइम पे पेशेंट को जब सेकंड विजिट पर आए तो इतना आराम नहीं लगा। अब अगर इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, वीजिंग है, आप नेबुलाइजर स्टार्ट कर रहे हो, आपने सारी चीजें दी हैं, बट पेशेंट को आराम नहीं आया, जो आना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आया, तो हमने सेकंड विजिट में पेशेंट को बोला आप एक काम करिए, आप सीरम आईजीई कराइए। तो पेशेंट का जब सीरम आईजी आया तो ये देखिए, इट वाज 2935, अप्रॉक्स 3000 सीरम आईजी था, जो नॉर्मली 100 से 300 होना चाहिए, मोस्टली 300 से कम रहता है। तो ये सीरम आईजी की वैल्यू थी 3000। अब जैसे ही सीरम आईजीई हमारे पास इतना आया तो डेफिनेटली हमारे माइंड में क्लिक करेगा कि कभी भी अगर सीरम आईजीई 1000 के ऊपर है, 1000 के ऊपर है, या अभी लेटेस्ट गाइडलाइन में 500 के ऊपर है, तो आपको एबीपीए रूल आउट करना है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। तो हमने पेशेंट को टेस्ट कराने के लिए कहा एंड दैट वाज पॉजिटिव, एंड दैट वाज पॉजिटिव। तो पेशेंट का एबीपीए स्पेसिफिक आईजीई, ये पेशेंट का पॉजिटिव आया। कितना आया, 9.47, जो नॉर्मली 0.35 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए नॉर्मल, 0.35। तो वेरी हाई वैल्यू। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू पेशेंट की आई। और जैसे ये डायग्नोसिस हमें मिला तो पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा विद एंटी फंगल, और विद इन 10 डेज पेशेंट के ये वर्ड्स थे कि मुझे आज तक इतना आराम नहीं आया। तो अगर आप टारगेटेड थेरेपी देते हैं, पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं, तो मरीज को बहुत अच्छा खासा आराम आता है। तो ये पेशेंट का जब हमने इट्राकोनाजोल स्टार्ट किया, एंटी फंगल स्टार्ट किया, 200 मिलीग्राम बीडी, ये जब पेशेंट को दिया गया तो ड्रास्टिक रेस्पॉन्स आया। सो द फाइनल डायग्नोसिस वाज एबीपीए। हमने एस इसलिए लिखा है क्योंकि लंग्स के अंदर ब्रोंकेक्टेसिस नहीं है। अब अगर सिटी स्कैन को देखें, कोई ब्रोंकेक्टेसिस नहीं, कोई म्यूकस प्लगिंग नहीं है, हैम हमें नहीं दिख रहा है, सिटी स्कैन पे ओल्ड चेंजेस दिख रहे हैं, एक्सरे भी हमें ऐसा क्लासिकल नहीं लगा, और 55 की एज में हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सीरम आईजीई बढ़ा हुआ है। पहला इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रखेंगे, अगर आराम नहीं आ रहा तो डेफिनेटली हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में रखेंगे। तो फाइनल जो मैं इस
केस प्रेजेंटेशन से आपको बताना चाहता हूँ लर्निंग लेसन क्या है, कि जब तक जड़ ना पता चले आपको डायग्नोसिस कराना ही है किसी भी कंडीशन में। अब ये पेशेंट के नेबुलाइजर भी बंद हो चुके हैं, सिर्फ इट्राकोनाजोल और स्टेरॉइड जो इसके दो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो हम दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।